कि आज 10वीं के बच्चों को भी इसमें शामिल होना है, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूँ जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। जितने भी 10th के बच्चे हैं, अब कुछ दिन के बाद आप 11th में आएंगे, चाहे आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, सबके बाद चाहे साइंस लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे आप आर्ट्स लें, सब में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जब आप कंपटीशन देंगे, तो चाहे बैंकिंग का कंपटीशन हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, इंजीनियरिंग का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, जितने तरह के कंपटीशन हैं, सब में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। खासकर 10th के बच्चे जो हैं, वो अभी तो एग्ज़ाम देकर आप बैठे हुए होंगे, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका, वो 11th में इसकी ज़रूरत पड़ती है। 11th में टॉपिक पढ़ना है। जो 11th 12th के लोग होंगे या जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, वो जान रहे होंगे, उनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है 10th लेवल की। तो हालांकि जो विद्यार्थी 10th के हैं, उनको तो मैं सलाह दूंगा, यदि आप खासकर साइंस लेना चाहते हैं तो आप एपी पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, या फिर आप 9th 8th का अलजबरा पढ़ लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से युद्ध में जाने के पहले सभी अस्त्र शस्त्र लेकर जो योद्धा जाता है, वो जीत कर आता है। तो यदि आपको जीत हासिल करना है आगे, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सबको लेके आना पड़ेगा आपको। तो जो खासकर 10th के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आप अलजबरा का पूरा पोर्शन 8, 9, 10 देख लेंगे, उसमें एपी भी आता है, वो देख लेंगे। इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री देख लेंगे। इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेंगे, जो कोऑर्डिनेट आप 10th लेवल के पढ़े हुए हैं, वो सब देख करके, देखना मतलब हुआ कि एक होता है देखना, एक होता है ध्यान से देखना। तो आप आंख से देखना नहीं, ध्यान से देख करके, समझ करके उसको एक बार पुनः उसका बल्कि आप अध्ययन कर लीजिए। लॉकडाउन है, लेकिन किताब तो लॉकडाउन नहीं है ना। सरकार ने सड़कों को लॉकडाउन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया है, बनाने के लिए बोला है आपको, लेकिन किताब से तो किताब को लॉकडाउन सरकार किया है ना, आपके पेरेंट्स किए हैं। तो आप कोशिश करें कि किताब से अपना संबंध बनाए रखें, और सभी इक्विपमेंट्स, जितने भी आपके वीपन्स हैं, ऐसे भी कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीपन ऑफ दिस वर्ल्ड। शिक्षा जो है इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, जिससे आप गरीबी मिटा सकते हैं, जिससे आप बेरोजगारी मिटा सकते हैं, जिससे आप भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं। तो आप तमाम लोगों, जो खासकर 10th के विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह है, या जो 11th के भी हैं, जो 12th में भी गए हैं, उनसे आग्रह है कि आप जो है सो अगर एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीपन ऑफ दिस वर्ल्ड, शिक्षा जो है इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, जिससे आप गरीबी को मार सकते हैं, बेरोजगारी को मार सकते हैं, भ्रष्टाचार को मार सकते हैं। तो आप उस औजार को एकदम तरोताज़ा बनाइए, उसको तेज धार दीजिए, और घर पे जितने भी पीछे की चीज़ें हैं उसको आप पढ़ें, और पढ़ करके आप युद्ध के मैदान में जब आएंगे, क्लास जब आपका शुरू होगा, तो युद्ध के मैदान में जब आप आएंगे, तो आप परास्त करेंगे और जीत हासिल करेंगे। और ये जो जीत हासिल करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी की जीत होगी। कोशिश करें आप इस छुट्टी में कि देखिए, हर एक युवाओं को चाहिए, ऐसे युवा का कर्तव्य क्या होता है, युवा कहते किसे, इस पर भी मैं एक क्लास लूँगा आपको, एक बताऊँगा कल आपको कि युवा क्या है, किसे कहते हैं युवा, कब आप युवा कहलाने के लायक बनेंगे आप। तो आप कोशिश करें कि ये सारे चीज़ों को आप इंतज़ाम करके, सभी को पढ़ करके, आप एक नोट कॉपी तैयार करें, एक डायरी तैयार करें, उसमें सारा फार्मूला आप लिखें, और तैयार करके जब आप फिर ट्यूशन खुलेगा, आपका कॉलेज खुलेगा, जब आपका एडमिशन होगा, आएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको आज बताया है कि मैं आज 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, और 10th लेवल से ही नहीं, 10th के बाद 11th लेवल से भी पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग चलते हैं क्लासरूम में, और
मैं वहाँ आपको आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊँगा। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कहा गया, मुझे भी मन नहीं लगता है क्योंकि मैं अभी अकेले बैठा हूँ। कहा गया है ना कि जिस प्रकार से दीवार अधूरा होता है पेंट के बिना, उसी प्रकार से एक टीचर अधूरा होता है स्टूडेंट के बिना। तो मैं भी अधूरा हूँ आप तमाम लोगों के बिना। क्योंकि देखिए, मैं शिक्षक तब कहलाया जब आप या आप लोग मेरे विद्यार्थी बने। तो आपके बिना मेरा अस्तित्व भी नहीं है। और आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शिक्षक या आपके माता पिता बोलते हैं वो काम आप करें और घर पे मन लगा करके पढ़ें। सारे औजार आपके पास हैं, सभी किताब होंगे। अगर 10th में भी आप होंगे तो 9th 8th का बुक होगा आपके पास। 11th में यदि आप होंगे तो 10th का 9th का बुक आप रखे होंगे। 12th में होंगे तो 11th का 10th का और 9th का बुक आप इंतजाम करें। आपके पास नहीं, अगल बगल जाए और जो बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ से आप इंतजाम करके उसका गहन अध्ययन करें। धन्यवाद। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। कलाम साइंस सेंटर बहुत लोगों का देखा हुआ भी होगा, बहुत लोगों का देखा हुआ नहीं भी है। तो आप आइए, हम कलाम साइंस सेंटर दिखाते हैं आपको। आज शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नाउ डियर स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं लोग। एपी देखिए, एपी है क्या चीज, पहले बताते हैं आपको। कुछ टॉपिकों पर आप विचार करें कि एपी क्या है। एपी क्या है देखते हैं हम लोग, एपी क्या है। जैसे आप देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्या है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने के पहले हम जानेंगे प्रोग्रेशन क्या चीज है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि श्रेणी क्या चीज है। जैसे मैं एक ग्रुप ऑफ नंबर बोल रहा हूँ, एक संख्याओं का श्रृंखला के बारे में मैं चर्चा करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कोई बोले आपसे, एक लड़का लिखा 1, फिर वो लिखा 3, फिर लिख दिया वो 7, फिर लिख दिया वो 13, फिर लिख दिया वो 19, फिर लिख दिया वो 23, और इसके बाद आपसे पूछा कि क्या होगा। एक दूसरा लड़का है जिसने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। देखिए, ये जो था लिखा 1, 3, 7, 13, 19, 23 के बाद पूछा कि इसके बाद 23 के बाद क्या होगा। एक लिखा 1, 3, 5, 7, 9, इस 23 के बाद क्या होगा, इसमें आप नहीं बता सकते। यू आर अनएबल टू से दैट आफ्टर 23 क्या होगा इसमें, क्योंकि ये किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं है। जैसे मान लिया जाए, एक इंसान सुबह उठा और सुबह उठते उठते उसके अगल बगल जितने लोग थे सबको गाली देना शुरू किया। उसके बाद घूमने चला गया, घूमने गया, उधर कुछ कुत्ते मिले, उसको दौड़ाने लगा। अब उसके बाद क्या करेगा पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके कार्यकलाप किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं है। लेकिन एक इंसान उठा सुबह उठते नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मॉर्निंग वॉक गया, मॉर्निंग वॉक से आकर ब्रश किया, ब्रश करके स्नान किया, पूजा किया और मग गिलास लेकर टेबल पर बैठ गया। इसका मतलब साफ है कि वो अब नाश्ता करेगा। एक ही चीज बाकी है। मतलब क्यों इसके बारे में बता दे रहे हैं आप, क्योंकि इसके क्रियाकलाप एक निश्चित नियम पर आधारित है। तो ये 1 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 7 लिख दिया, 7 के बाद 13 लिख दिया, 13 के बाद 19 लिख दिया। ये किसी नियम पर आधारित नहीं है। लेकिन ये 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 23 लिखा है। इसका मतलब श्योर है कि इसके बाद 25 होगा। इसको हम लोग इसलिए बता पा रहे हैं कि यह संख्याओं का एक वैसा समूह है जो एक निश्चित नियम पर आधारित है। आगे देखें आप, 1 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, 27 लिखा। मैंने 1 3 3 3 9 3 27 हिंदी में 1 तरीके 3 तरीके 9 27। ये भी एक निश्चित नियम पर आधारित है। तो आपको 27 के बाद भी कोई पूछे कि क्या होगा
तो आप बोल दीजिएगा T1 हुआ, क्योंकि ये भी निश्चित, हाँ ये अंतर है दोनों के नियम में, दोनों के रूल में अंतर है, लेकिन ये भी एक चूंकि निश्चित नियम आधारित है, इसलिए आप इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ये इसके बाद क्या होगा। तो ये दोनों संख्याओं के समूह हैं जो एक निश्चित नियम पर आधारित हैं। तो जो मैं बताया था ना कि समांतर श्रेणी से पहले श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो श्रेणी किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। हिंदी में पहले सुन लीजिए, संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम पर आधारित हो उसे श्रेणी कहते हैं। The groups of number which are based on a fixed rule is called progression. The groups of a number which are based on a fixed rule is called progression. एक बार फिर से, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम पर आधारित हो उसे श्रेणी कहते हैं। तो नाउ डियर लेट अस थिंक अबाउट डिफिनेशन, आप खुद लिख लेंगे। द ग्रुप्स ऑफ नंबर विच आर बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब देखिए जब प्रोग्रेशन है तो ये अलग रूल इसमें लग रहा है, इसमें अलग रूल लग रहा है। एक और प्रोग्रेशन आपको देते हैं। अब देखिएगा ये है 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ऐसे ऐसे। इसके बाद भी क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि 1/11 होगा। ये दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, इसमें ऊपर बढ़ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर जानते हैं आप लोग, अंश और हर इसको बोलते हैं। ये नीचे में बढ़ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका ये उल्टा होता है। इसका नाम दिया गया समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको तो चूंकि आज मुझे केवल एपी के बारे में बताना है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ डियर लेट अस थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये हम बताते हैं आपको। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा मैंने डिफिनेशन बताया आपको। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं तो बताया कि द ग्रुप्स ऑफ नंबर व्हिच आर बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जिस किसी निश्चित नियम पर आधारित संख्याओं के समूह को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो नियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देखिएगा एपी में होता क्या है, इसका नाम है समांतर श्रेणी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समान अंतर वाला श्रेणी है ये, मैंने इसमें अंतर समान होता है। जैसे आप देखें, पहले एग्जाम्पल देख लें, पहले परिभाषा लिखने से पहले, जैसे आपको किसी रामायण का परिभाषा बताने से पहले अच्छा होगा कि रामायण को पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद उसका परिभाषा बता सकते हैं आप। तो जैसे देखिए आप 1, 3, 5, 7, 9 यही मान लिया एग्जाम्पल देते हैं हम एक प्रोग्रेशन का। इसमें देखिए रूल क्या है, इसमें रूल है 3 - 1 करो आप, चाहे 5 - 3 करो आप, चाहे 7 - 5 करो आप, चाहे 9 - 7 करो आप, जितना भी आप करना आगे भी बढ़ा सकते हो आप इसको। तो सब 2 आएगा, सब में जो है अंतर समान आ रहा है। तो अंतर चूंकि समान आ रहा है इसलिए इसको समान अंतर वाला श्रेणी है, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें नाम क्या क्या है, सबका नाम होता है। जैसे हम लोग के सब बॉडी पार्ट्स है, सबका नाम है हम लोग का, तो इसमें भी सबका नाम होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म T1, चूंकि टर्म की शुरुआत हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं, 5 टर्म, लास्ट ऐसे 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 Tn तक होता है, n टर्म। अब n के पहले क्या होगा, क्योंकि 5 के पहले क्या है 4 है, 4 है मतलब 5 - 1 है, 4 मतलब 5 के पहले 4 होता है ना, तो 4 मतलब कि 5 - 1, तो n के पहले क्या होता है तो Tn - 1। अब इसमें देखेंगे आप 3 - 1, 3 - 1 हो, चाहे 5 - 3 हो, चाहे 7 - 5 हो, तो इसमें T2 - T1 हो, या T3 - T2 हो, या T4 - T3 हो, या Tn - Tn - 1 हो। सब क्या आता है, इनका कांस्टेंट आता है, एक बराबर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं जी,
कॉमन डिफरेंस CD बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो डिफरेंशन यहाँ हो गया, if T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to dot Tn minus Tn minus 1 equal to constant, then this type of progression is called arithmetic progression। हिंदी में अगर हम लोग बोले इसको कैसे बोलेंगे, यदि कोई पद और उसके पीछे वाले पदों का अंतर सब जगह एक समान हो तो वैसे श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि कोई पद और उसके पीछे वाले पदों का अंतर सब जगह एक समान हो तो वैसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो अंतर समान आता है, जो अंतर समान आता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये इसके बाद अगर इंग्लिश में प्योर बोलना हो तो इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। If the difference of any term to the preceding term, preceding मतलब picture, is constant throughout, then this type of progression is called arithmetic progression। अब देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपका है, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि पहला पद 3 है, 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, पांचवा 9 है, छठा क्या है, 6 टर्म क्या है, तो 6 टर्म में बताएंगे 9 2 11 बता देंगे। लेकिन ऐसे कोई पूछे कि आपको मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 101वां पद क्या होगा, तो ऐसे अगर गिनना पड़े 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 तो बड़ा लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। तो लंबा दूरी जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको घर से कहीं नज़दीक में जाना हो, खेत पर तो जा सकते हैं, आप चौक पर जा सकते हैं, कभी कभी बाबा धाम भी लोग पैदल चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि अमेरिका जाओ तो या तो जो बोल रहा है वो पागल है या तो जो जाने वाला है वो पागल है। तो समस्या जब जब उत्पन्न होता है उसका समाधान ढूंढते हैं लोग। तो मान लीजिए अब 101वां पद निकालने के लिए क्या डायरेक्ट जोड़ना शुरू कर देंगे आप कि 11 into 13 into 15 into 19 into, ऐसे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग उसका एक फॉर्मूला होता है एन टर्म का, तो आप जानते होंगे Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, a बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, जो ये फर्स्ट टर्म जिसको T1 बोलते हैं ना वही a होता है। n क्या होता है, n होता है कि ये Tn मतलब कैमा पद निकालना है, which term you have to find। तो अब यहाँ जैसे 101वां पद निकालना है आपको, क्या होगा T101 निकालना है तो n हो गया 101। तो अगर निकालना ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये निकालना होगा तो सबसे पहले जैसे इसी में निकालना हो 101 इक्वल टू 8। तो अब देखिए क्वेश्चन बनाते कैसे। कोई भी क्वेश्चन जब आपको मिले तो ये सोचने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है कि ये हमसे नहीं बनेगा, ये सोचने में समय लगाना है कि ये सवाल कैसे बनेगा। और सवाल कैसे बनेगा, जैसे आप खाना बनाते होंगे तो आपको खाना बनाने में जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो आपको किचन में होना चाहिए। तो सवाल बनाते समय उस फॉर्मूला में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपके पास है कि नहीं है। अगर सारा चीज आपके पास है तो आपको कोई सवाल बनाने से नहीं रोक सकता है। जैसे आप देखिए इसको बनाने के लिए हमको a चाहिए, a में बताया फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, a यहाँ पे 1 है। n क्या है, n आपका 101 है। और d क्या है, d मीन्स डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए, जो भी करना है आपको। मैंने तो डिफरेंस बताया ना आपको। इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी टर्म को डिफरेंस कर सकते हैं आप। 3 माइनस 1 2 हो गया, तो आप अब तीनों समान हो गया आपके पास, देखिए तीनों की हो गया। ये बनाना है आपको, तो T101 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 1 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी 2 हुआ आपका 1 प्लस 99 इंटू 2 हुआ 99 नहीं 100 इंटू 2 हुआ तो हो गया 201। नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला finding what is the value of nth term of an arithmetic progression. But if you want to find what is the sum of this term, अगर आपको बोले कि सबको जोड़ दीजिए आप n term को, इसको जोड़िए आप ऐसे, तो क्या होगा, तो उसका भी फॉर्मूला होता है
देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम टू एंड। एन टर्म्स को का है भी आपको सम निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। एन टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे,
बोलेगा कि 1 से 100 तक की गिनती का जोड़ बता दीजिए, पूछता है कभी कभी आपसे 1 से 100 तक की गिनती का जोड़ बता दीजिए, तो आपको मैं फॉर्मूला देता हूँ जी, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n। इंग्लिश में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का आप सम बताइए। अब n की जगह पर क्या जितना टर्म्स गए, अगर 1 से लेकर 50 तक है तो 50 तक क्या कर देंगे, 1 से लेकर 1000 तक का जोड़ बोले तो आप बता सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला होता है डियर n × n + 1/2, n × n + 1/2, दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए कोई बोले आपसे कि 1 से लेके हमको 100 तक का गिनती का जोड़ बताइए आप। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे, मैंने बताया कि अगर मान लिया जाए यहाँ से अमेरिका जाना हो, पैदल कोई जाने के लिए बोल दिया आपको, और गाड़ी जिस समय नहीं होगा, कितने समस्याएं फेस करके लोग वहाँ पहुँचते होंगे अगर किसी ज़माने में जाते होंगे तो। लेकिन अब तो सब तरह की गाड़ियाँ हो गई, हवाई जहाज हो, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बैठेंगे, हवाई जहाज समझ करके बैठे उड़ करके पहुँच जाएंगे वहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस 100 तक का आप सम निकालिए, तो n की जगह पर 100 हो गया। फॉर्मूला हम लोग का है n × n + 1/2 है, तो यह फॉर्मूला हो जाएगा 100 × 100 + 1/2, उससे कट जाएगा 50 बार में, हो जाएगा 50 × 100 + 1 101, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 × 101 कर दीजिए, 5 0 5 पर 1 0 उठा 50 50। नाउ इट्स योर आंसर, नाउ डियर दिस योर आंसर। अब इसमें आता है कि अब तो ये 1 + 2 + 3 + हो गया। अब इसमें आपको कोई बोले कि नहीं 1² + 2² + 3² + 4² + 5² क्या होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं। रेड के बगल में कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए। तो नाउ डियर टुडे हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं कि स्क्वायर बोलेगा तो कैसे करेंगे। What is the sum of the square of a natural number? This means 1² + 2² + 3² + n square का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6, n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे कोई बोले कि 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, नो डाउट नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप कुछ नहीं करना है, n है तो n है, 50 तक का स्क्वायर जोड़ने के लिए बोलेगा आपसे तो 50 n की जगह 50 रख देंगे आप। तो 1² + 2² + 3² + 50 का स्क्वायर अगर है तो n अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लेंगे n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6, तो हो जाएगा 50 × 50 + 1 × 50 to the 100 + 1 divided by 6। इसको आप काटते हैं, 2 3 6 and 25, this is your 25 × 51 × 101 divided by 3। अब ये काट दें, 17 बार में ये हो गया आपको 25 × 17 × 101 कितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया आपको। ये व्हाट इज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब इसमें क्यूब भी आपको आता है, क्यूब भी पढ़ना है, तो अगर क्यूब कहेगा तो ये याद है ना आपको n × n + 1/2, ये अगर याद है तो क्यूब वाला भी याद हो जाएगा। इसमें जस्ट इसका जो है इसके आंसर का n × n + 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले 1³ + 2³ + 3³ + डॉट प्लस n³ बोले तो इसका फॉर्मूला होता है n² × n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसमें भी कोई भी क्वेश्चन मिले आपको
जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 50 का क्यूब, यदि कोई बोले आपसे कि 50 तक का क्यूब आप निकाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे। यहाँ n की जगह 50 रख देंगे, 50 का स्क्वायर 50 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, आपको थ्योरी कुछ हो गए। अब इसमें पढ़ना है हम लोग को व्हाट इज अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है, उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य बोलते हैं। तो समांतर माध्य क्या है? माध्य मतलब ऐसे भी जानते होंगे आप लोग, बीच में होता है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग इसमें। अरिथमेटिक मीन देखिए क्या है, AM अरिथमेटिक मीन, हिंदी में समांतर माध्य। इसमें दो चीज आता है, एक तो आता है आपको कि दो संख्याओं के बीच में एक नंबर हो, मतलब सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जैसे मान लिया जाए A है, C है और इसके बीच में B है, तो B का वैल्यू क्या होगा? दिस इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। B का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चूंकि ये AP में होता है, R in AP, AP का तो नियम है, अभी मैंने बताया था आपको कि द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हो गया B - A सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, B - A इक्वल टू C - B, B को उधर ले जाइए, B + B इक्वल टू A + C, 2B इक्वल टू A + C, इसलिए B इक्वल टू A + C/2। दिस इज अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। आज फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बोलता है आपसे कि if 10x 20 are in AP, अगर ये AP में हो तो x इक्वल टू व्हाट? तो 10x 20 are in AP, x क्या हो गया? मीन हो गया। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दिस मीन्स x इक्वल टू 10 + 20 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 20 10 30 डिवाइड बाय 2। Now this is your 15, x equal to 15. Now this is the answer. So this is the rule of finding the single arithmetic mean between two given quantities. But if you want to find n arithmetic mean between two given quantities, अगर आपको दो नंबर दिए हुए हो उसके बीच में n अरिथमेटिक मीन रखे हुए हो तो सबका वैल्यू बारी बारी से हम लोग कैसे निकालेंगे? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए हम उसका चर्चा करते हैं। मेन अरिथमेटिक में लिख लेना आप b = a + c डिवाइड बाय 2, एंड नाउ डियर वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। n अरिथमेटिक मीन्स, सपोज जो पहले A था वही है, जो B था वही है। अब देखिए उसमें A और B को सटा कर रखे थे हम, हल्का खाली जगह था, इसमें A इधर है तो B थोड़ा सा दूर पर है। अब उसमें एक ही नंबर था A और C था, यहाँ पर एक ही नंबर लाना था B, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को n अरिथमेटिक मीन रखना है। सपोज A1 A2 A3 डॉट an, ये n अरिथमेटिक मीन है। n अरिथमेटिक मीन है तो ये सब आर इन AP में होंगे। अब देखते हैं हम लोग, अब सबसे पहले है हम लोग को देखिए AP में, जैसे मान लीजिए कोई बोले आपसे, थोड़ा सा इससे अलग हटते हैं हम लोग कि 1 है, 1 के बाद क्या होगा? अगर कोई पूछे आपसे AP में तो आप सबसे पहला उसको पूछोगे, जैसे संडे के बाद क्या होगा, तो आपके मन में सेट है कि संडे के बाद मंडे होता है, संडे के बाद ट्यूसडे तो कभी नहीं आता है। तो
वन के बाद क्या होगा, अगर कोई पूछे आपसे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसी इंसान से होगा कि आप बताइए कि उसमें डिफरेंस कितना है। अगर वो बोलता है कि डिफरेंस 3 का है तो इसमें जो डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिएगा। तो 1 के बाद 1 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले ए के सबका वैल्यू निकालना है हम लोग को, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, AN निकालना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को ये मालूम अगर हो जाए कि D क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो मालूम है हम लोग को। अगर D मालूम हो जाए तो उसमें A में जो ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें D ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें D ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी कि हम लोग को सबसे पहले D मालूम करना है। अब D कैसे मालूम करेंगे, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। अब लास्ट एक कितना टर्म है, जैसे ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, तो ये B कैवा टर्म हुआ हम लोग का। तो B देखिए अब तो N टर्म कर दिए और ये दो लोग, ये लोग जैसे हम हैं और आप हैं। जब हम और आप हैं तो अगर मेरे तरफ से काउंटिंग करेंगे तो आपका नंबर होगा दूसरा। बीच में दो लोगों को रख दिया जाए तो आपका कैवा नंबर होगा। हम और आप हैं तो आपका नंबर है दूसरा, पहला और दूसरा। बीच में दो लोगों को रखेंगे तो आपका नंबर, हालांकि आप तो सोच रहे हो कि तीसरा होगा, लेकिन काउंट करके देख लीजिएगा। आप दो लड़के खड़े रहिएगा, बीच में दो लड़के को और खड़ा कर दीजिएगा तो आपका नंबर तीसरा नहीं, आपका नंबर काउंटिंग से चौथा हो जाएगा, दो बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ उसमें हमेशा 2 ऐड हो जाता है। अगर बीच में 5 को रखिएगा तो आपका नंबर हो जाएगा 5 रखे हैं और 2 7वां हो जाएगा। यानी ये दो लोग थे तो 2 था, इसमें n नंबर को रखे हैं तो B जो है आपका B n प्लस 2x टर्म हो जाएगा। n प्लस 2x टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की जगह कितना है, n प्लस 2 है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। n कितना है यहाँ, n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एक उधर ले जाइए, हम लोग को d निकालना है। हम लोग खोज करने किसका चले हैं, d का, क्योंकि d मालूम जिसे मैं बताया ना 1 के बाद क्या होगा, तो d चूंकि 3 था तो उसमें ऐड कर दिए तो 1 3 4 3 7 3 9 7 3 10 ऐसे करेंगे तो वही ऐड करते हैं हम लोग। तो b माइनस a इक्वल टू n 2 माइनस 1 1 n प्लस 1 इंटू डी। सो d इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। ये हो गया आपका d। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके कंपटीशन में कहाँ इस्तेमाल होता है मैं बताऊंगा इसको, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अब देखेंगे आप a1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो मालूम है, इसलिए a1 में क्या करेंगे, इसमें d ऐड कर देंगे आप। जैसे 1 के बाद क्या हुआ, तो d चूंकि 3 मालूम था तो 1 3 4 कर दिए, उसमें एक 4 के बाद क्या होगा तो 4 3 7 कर दिया। d जब ऐड करते चले जाएंगे आप तो सब चीज निकल के चला जाएगा जी। तो ये a1 क्या हो गया, देखिए a1 हो जाएगा a प्लस डी, और d तो हमारे पास है। अब तो सारा औजार हो गया आपके पास। अब आइए मेरे पास d हो गया आपका b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। नाउ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, n प्लस 1 इधर जाएगा, an प्लस a प्लस b माइनस a। नाउ दिस कैंसिल, नाउ दिस योर an प्लस b डिवाइड बाई n प्लस 1। दिस इज योर a1। अब a2 निकालना है, इसमें d कर दीजिए ऐड। a3 निकालना है, उसमें d कर दीजिए ऐड। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बाय दिस मेथड यू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 a4 a5 एंड डॉट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में आपको देखेंगे। आप क्वेश्चन बुक ले लेंगे, बुक RS रुवाल का ले लेंगे आप 10th क्लास का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे आप तो। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं बने आपसे, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नाम और पता अपना जरूर लिखेंगे आप, ताकि मुझे कम्युनिकेट करने में आपसे परेशानी ना हो। तो ना इस पर क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं हम लोग nowadays
जैसे देखना पहले छोटा क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने पूछा था कि 4 या जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई बोला आपसे 10, बीच में एक डाला x, फिर डाला 20। अगर ये एपी में हो तो x का वैल्यू क्या होगा? एक सिंपल एम है इसमें, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप x इक्वल डायरेक्ट बोलते हैं हम फॉर्मूला कि b इक्वल टू इतना प्लस इतना बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30/2 मीन्स 50। लेकिन समस्या कब खड़ी होती है? जब सवाल इससे हल्की सी बड़ी होती है। तो कैसा होगा देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे कोई बोलेगा 2 x1 x2 x3 x4 and 17 are in AP, तो आप x1 x2 x3 x4 इस सबका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। अभी अब मैंने बताया था आपको क्लास तक पहले, इफ n अरिथमेटिक मीन इज सर्टेन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, अगर दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन रख दिया जाए तो इसमें d निकालने का प्रोसेस होता है d इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1। एक मतलब कितने रखे हैं बीच में आप, तो यहाँ पे d निकालेंगे पहले हम लोग को। b माइनस a मतलब a होता है फर्स्ट टर्म, b होता है लास्ट टर्म, n मतलब कितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किया है मतलब उसमें रखा है आपने। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका b माइनस a मतलब लास्ट टर्म 17 माइनस 2 डिवाइड बाय कितने रखे हैं आप कितने रखे हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4, n हुआ 4 प्लस 1 हो गया d इक्वल टू 17 माइनस 2 मीन्स व्हाट? 15 डिवाइड बाय 4 15, ना d इक्वल टू 5 3 जा 15, d 3 हो गया। अब d मालूम हो गया। अब इसे d मालूम हो गया, समझ जाओ जैसे कहीं जाना हो और वहां जाना जरूरी हो और वहां का पता मालूम हो गया आपको, तो पता मालूम हो गया d, तो 2 अंतर कितना हो गया 3, तो 2 और 3 5, x1 हो गया 5, x2 कितना हो गया 5 3 8, x3 हो गया 8 3 11, 11 और 3 14 and 14 3 17। तो ऐसे, लेकिन हालांकि तो मैंने सारा निकाल दिया। आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में आपको सब निकालने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा कि 2 x1 x2 या कुछ भी दे सकता है, 2 a b c d 17 and b, then find the value of x4 कर सकता है, x3 कर सकता है, तो कुछ भी कहे आपसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीधे d निकालना है। तो मेरे कहने का मकसद ये हुआ आपको कि आप ऐसा करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगा एपी में वो आप हमसे इस नंबर पे पूछेंगे, और कल हम बताएंगे आपको कि घर में बैठकर युवा कैसे बने। आप युवा कहते किसे हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ यूथ? कैसे आप अपने कामयाबी को हासिल कर सकते हैं? तो अपने घर पे रहें और अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। मैं पुनः बताता हूँ, राम नाम कहने से नहीं होगा, राम जैसा आचरण करना होगा। महात्मा गांधी करने से नहीं होगा, महात्मा गांधी जैसा आचरण करना होगा। अब्दुल कलाम का नाम लेने से नहीं होगा, उनके जैसा आचरण करना होगा। नहीं तो ऐसा हुआ है कि गांधी जी का आचरण कर नहीं सकते हैं तो हम लोगों ने महात्मा गांधी मार्ग बना दिया। राम का आचरण कर नहीं सकते हैं इसलिए राम के लिए एक मंदिर बनवा दिया, भाई आप वहीं पर रहो, हम आपका आचरण मैं अपने जीवन में उतार नहीं सकता हूँ। इसलिए पुनः मैं याद कराता हूँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। आप अपने घर पे हैं, अभी माता पिता के साथ हैं, और यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो दुनिया में सब जगह नहीं मिलता, एक घर में ही तीर्थ स्थल है। बाकी तीर्थ स्थल तो आपके लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन ये तीर्थ स्थल हर एक के माता पिता कुछ दिन तक रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है, सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। आप सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर हम कल मिलेंगे। कल कोई टॉपिक नहीं, हम बताएंगे व्हाट इज यूथ, युवा क्या है, युवाओं में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या करके आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, गुड इवनिंग।